मधवापुर प्रखंड के इस बैरवा गांव में आयोजित जन अधिकार पार्टी की विशेष बैठक में हम सभी अपने पार्टी के साथियों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज की बैठक की अध्यक्षता हमारी पार्टी के बहुत पुराने साथी भाई राम कुमार जी ने की है। हम उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के इस विशेष बैठक में हम लोगों ने भाई राम कुमार जी को इस प्रखंड की जिम्मेवारी सौंपी है। राम नारायण यादव जी को हम लोगों ने मधवापुर प्रखंड की जिम्मेदारी सौंपी है और वे जन अधिकार पार्टी के आज से वो मधवापुर प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं। वे पूरी तरह से अब मधवापुर प्रखंड में पड़ने वाले प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करेंगे। यह जो प्रखंड है न सिर्फ मधुबनी जिला का सीमांत प्रखंड है बल्कि बिहार का भी सीमांत प्रखंड है और हिंदुस्तान का भी सीमांत प्रखंड है। इसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। इसकी सीमा बगल के सीतामढ़ी जिले से लगी हुई है। इसकी सीमा बगल के दरभंगा जिला से भी लगी हुई है। इस प्रखंड का बहुत ही महत्व है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सामरिक तौर पर। यह काफी महत्वपूर्ण प्रखंड है और इस महत्वपूर्ण प्रखंड की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भाई राम नारायण जी को आज मिली है। ये जिम्मेवारी लेकर के आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को आप कितनी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे, यह आने वाले भविष्य में आपकी कार्यकुशलता, आपकी सांगठनिक क्षमता पर निर्भर करती है। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को आज ही के दिन हिंदुस्तान के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सिपाही बाबू वीर कुंवर सिंह का भी जन्म हुआ था। हम ऐसे वीर बापरे बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करते हैं और नमन करते हैं। 80 वर्षों के घट्टी में भी उनका पुराना जोश जग गया था। जैसी की कविताएं हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे और वो कविता हम लोग को दूसरा कोई नहीं पढ़ाते थे। जब मैं सीतामढ़ी के बरियारपुर हाई स्कूल में पढ़ता था, आप ही के गांव के एक शिक्षक थे हितलाल पंजियार साहब। पता नहीं वो अभी है जिंदा या नहीं है, गुजर गए। तो हम लोग के शिक्षक थे, वो हम लोग जो इतिहास और हिंदी पढ़ाते थे। हमारे आदर के साथ उनका नाम ले रहे हैं और आज हमको जानकारी मिली कि वो आज हम लोग के बीच में शायद नहीं है। उनका देहावसान है। उनके चरणों में भी मेरा पुष्पांजलि अर्पित है। तो इस गांव से मेरा नाता बहुत पुराना है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का जन्म है, इसलिए इस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लेता हूँ। गुरु की भूमि है, इसलिए मेरे लिए तो ऐतिहासिक और महत्व रखता है। इस गांव में मैं पहले भी आया था। भाई दिनेश जी से मेरा वर्षों का संबंध है। जब एक राजनीतिक पार्टी हम लोग चला रहे थे तो उस पार्टी का कार्यक्रम था यहाँ पर, तो मैं आया था, इनका भोजन भी ग्रहण किया था। और दूसरा कारण यह भी है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वह भी आपके बगल का जिला सीतामढ़ी का मैं ही रहने वाला हूँ। तो सीतामढ़ी जिला का भी सीमा आपके इस प्रखंड से सकता है। सीतामढ़ी विधानसभा में मैंने चुनाव भी लड़ा था और लगभग 50,000 वोट ला करके बहुत कम वोटों से मैं पराजित हुआ। तो आज के दिन हम बाबू वीर कुंवर सिंह को भी याद करते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर आज देश में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से 75,000 तिरंगों को टांगने का काम आज स्वांग रच रही है। हिंदुस्तान के
जनता को और खास तौर पर बिहार के जनता को उस महान हस्ती के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, इस पर जन अधिकार पार्टी को बहुत एतराज है। जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो जगदीशपुर के हैं, जो भोजपुर के हैं और बिहार के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री भाई अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपत्र को बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के स्थल के पास ही जब उनके सिक्योरिटी में लगे हुए बिहार सरकार के पुलिस ने बड़ी बर्बरता से पीट करके हत्या कर दी, तब बिहार सरकार और भारत सरकार की नजरें कहां थी? उनकी विधवा चीख चीख करके चिल्ला रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के कानों में ये बात आती है और तत्क्षण में घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उनको न्याय दिलाने की शपथ लेते हैं और उनके न्याय दिलाने के क्रम में कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये खाना पूर्ति हुई। आज इस मौके पर बाबू वीर कुंवर सिंह को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री से हम मांग करते हैं कि आप आज उनके चित्र पर, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए हैं। ये सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जबकि उनके खून, उनके प्रपौत्र, ये हत्यारों को आप फांसी के फंदे पर लटकाएंगे, तब लगेगा बाबू वीर कुंवर सिंह जिस बादरे वतन की हिफाजत के लिए 80 वर्षों के उस पुरानी हड्डी में अपने बाह को काट करके जब तिरंगियों की गोली उनके बाह में लगी थी, तो उस अपने बाह को पवित्र मान करके काट करके उन्होंने गंगा नदी को सौंप दिया था। ऐसे अमर शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह के अरमानों को भूल दूषित करने के लिए जब इस देश ने उनके ही घर के लोगों की रक्षा नहीं की, तो देश के आम लोगों की रक्षा कैसे की जा सकती है, ये प्रश्न है। ये सीधा सवाल भारत सरकार के गृह मंत्री से है, क्योंकि गृह मंत्री के हाथ में ही पूरे देश की विधि व्यवस्था का बागडोर होता है। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपने आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने का जो स्वांग रचा है, हकीकत कुछ और है। आप हाथी के दो दांत पर हमेशा सवार रहते हैं, खाने के कोई और दांत है और दिखाने के कोई और है। ये जवाब देना होगा उनको। हम मधुरापुर प्रखंड में, चूंकि ये देश का सबसे सीमांत प्रखंड है, हमारी पार्टी आज बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और हम लोगों ने आज अपने पार्टी का एक कार्यक्रम भी आज से ऐलान किया है इसी धरती से। इसी मंच से हम लोगों ने आज अपने पार्टी का इस साल का, इस वित्तीय वर्ष का हम लोगों ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। मधुरापुर के इसी धरती, प्रखंड के इसी धरती से, बैरवा गांव से हम लोगों ने आज जन अधिकार पार्टी का जो ऑनलाइन मेंबरशिप है, आज यहीं से शुरुआत हुई है। बाबू वीर कुंवर सिंह के इस जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं या जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है, हमारे पार्टी के 2 नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे और ज्वाइन जॉब, तो आपको एक मैसेज जाएगा, एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को जैसे आप टच करेंगे जन अधिकार पार्टी का ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म खुलेगा और उसको भरेंगे और सबमिट करेंगे, आप पार्टी के निःशुल्क सदस्य हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी पार्टी के टीम आपसे संपर्क करके आपको हमारी पार्टी में जिस जगह, जिस पद पर रखे जाने योग्य है, वहां पर आपको स्थान दिया जाएगा।
तो ये शुरुआत आज आपके गांव से हमारी पार्टी ने ऑनलाइन मेंबरशिप की शुरुआत की है। जिनके हाथ में अगर कोई मोबाइल हो या नहीं भी हो तो आप 2 नंबर नोट कर सकते हैं, 99900242। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और ज्वाइन जाप तो एक लिंक मिलेगा आपको, और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन मेंबरशिप हो जाएगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरा नंबर मेरा है, मैं चूंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, तो मेरा नंबर है 9955773232। इस नंबर पर भी अगर व्हाट्सएप आप करते हैं और फॉर ज्वाइन जॉब लिखते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पार्टी के निःशुल्क ऑनलाइन मेंबरशिप हो जाएंगे। आप अभी इसी मंच से इसकी शुरुआत हो गई है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। आप जब भेजेंगे तो कुछ देर के बाद आपको वो लिंक मिलेगा, और लिंक पर आप जाकर के आप पार्टी का ऑनलाइन मेंबरशिप बन सकते हैं। यह क्योंकि हम लोगों ने गांव-गांव में अंतिम आदमी की बात हमारी पार्टी और हमारे नेता करते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बिहार में कहीं भी किसी भी जाति, बिरादरी और धर्म के लोगों के ऊपर में किसी भी तरह का जोर और ज्यादती होता है तो हमारे पार्टी के नेता प्रशासन के पहुंचने से पहले माननीय पप्पू यादव वहां पहुंचे रहते और उनके दर्द भरे स्वर को आवाज देते हैं, उनके बहते हुए आंखों के आंसू को पोंछने का काम करते हैं। ऐसे हमारे नेता इस पार्टी के एक एक व्यक्ति को यही सीख देते हैं कि आप जब तक लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे तब तक आपको दल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम आम आवाम के दिल में उतर करके अपने दल को मजबूत करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत आज हम लोग इस बिहार के सुदूर गांव, जहां पर आवागमन की ठीक से सुविधा भी नहीं थी पहले, अब तो कुछ हो भी गया है। हमारे सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता लालू जी ने इस क्षेत्र के विकास के संदर्भ में हम लोग के ग्रामीण की तरफ से स्वागत करते हुए और पार्टी की तरफ से स्वागत करते हुए जो उन्होंने बात रखी है, उस बात को हम लोगों ने गंभीरता से समझा है। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी, हमारे नेता आपकी समस्याओं को जहां तक संभव हो सकेगा उसके निदान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक यात्रा की शुरुआत करने की योजना हमारी है, जिसका भी ऐलान मैं पहली दफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बतौर मैं आपके मंच से करना चाह रहा हूं। मई माह में पढ़ाई, दवाई और कमाई, ये 3 चीज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चा जब शैशवावस्था में आता है तो सबसे पहले उसको जरूरत होती है पढ़ाई की। बिहार में पढ़ाई की स्थिति बहुत खराब है। बिहार में आप चले जाइए, नीतीश जी ने तो विद्यालय का भवन तो कुछ आकर्षक बना दिया है, लेकिन उसमें शिक्षकों का घोर अभाव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य बहुत अंधकार में है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से चपरासी की नौकरी की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। जो धनवान लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके बच्चे तो अच्छे बोर्डिंग स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले रहे हैं। लेकिन हम उनकी बात करते हैं जो मुश्किल से अपना रोजी रोटी के लिए 2 वक्त का खाना खाने के लिए मशक्कत करते हैं दिन भर, और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनके बच्चों को भी ठीक उसी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए जिस तरह की सुविधा अच्छे स्कूल में बच्चों को मिलती है। हमारे पार्टी का ऐलान है पहले से
और हमारे समाजवादी विचार के जितने भी नेता रहे हमारे पुरखे, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, उन लोगों ने एक नारा हम लोग को बचपन से सिखाया है कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। लेकिन इस देश में एक तरह की शिक्षा का वातावरण नहीं बन सका और इसी सवाल पर मैंने नीतीश कुमार की पार्टी में मैं उनका शिक्षा सलाहकार था, मुझको उन्होंने विस्तृति कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का स्टेट का मेंबर बना रखा था और मैंने उनको समान शिक्षा की बात पर अपनी सलाह दी थी। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और मैंने उनकी पार्टी को तिलांजलि दी। तो समान शिक्षा की बात कहां तक संभव है यह एक विमर्श का विषय है, लेकिन हमारा एक एक गरीब का बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है। ये संविधान वैसे बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की बात भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की है। उसका हक है, उसका मौलिक अधिकार है मुफ्त में शिक्षा पाने का, और ये सरकार इस मामले में फिसलती है। तो हमारी पार्टी पढ़ाई का मामला पहला लेकर के और दूसरा दवाई। आज क्या है, हमारे बुजुर्गों या हमारे बच्चों या हमारी महिलाओं को छोटी सी परेशानी हो जाती है, रहने के लिए तो बगल में हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ी दूर चले जाइए तो रेफरल हॉस्पिटल भी है, जिला हेडक्वार्टर में चले जाइए तो सदर अस्पताल भी है। लेकिन इन तमाम अस्पतालों की जो स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। कहीं भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। कहीं पर डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, कहीं नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं दोनों है तो दवा नहीं है, कहीं सब कुछ है तो इलाज नहीं है। ये कैसे चलेगा? ये जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम जिंदा कैसे रहें, इसकी व्यवस्था सरकार को करना है। तो मुफ्त दवाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन क्या है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस देश में जो सरकार के जिम्मेदारीहीन रवैये के कारण जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुकम्मल इलाज की व्यवस्था नहीं है। वे सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर जब निर्भर रहते हैं तो अस्पतालों में उनको ठीक से चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती है। वे बहुत मजबूरी में प्राइवेट डॉक्टर के पास और प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं तो अपने घर का कीमती चीज गिरवी रख के जाते हैं, घर की पूरी संपत्ति को गिरवी रख करके जाते हैं, और छोटे मोटे इलाज में भी उनका बहुत पैसा, लाख 2 लाख रुपया पानी में फंस जाता है और कुछ ठीक भी नहीं। तो हम सरकार से व्यवस्था करना चाहते हैं कि आपको एक तरह की चिकित्सा व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। हम तीसरी हमारा बिंदु है कमाई का, काम का अधिकार का। यह भी मेरा मौलिक अधिकार है, यह भी जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ चीज है। हम काम तुमको देना पड़ेगा। बेरोजगारी का दंश ये पूरा देश झेल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आने वाले थे 2014 से पहले, तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ये कहा करते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हर वर्ष लाखों लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन कहा गया उनका वादा? ये जब सरकार में आए तो लाखों लोगों की नौकरी हटाते चले गए। इनका वादा था हर एक व्यक्ति के हाथ में हम काम देंगे। ये हर व्यक्ति के हाथ में काम तो नहीं दे पाए,
लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में हथियार जरूर थमा है। वो कौन हथियार है इनका? अभी कुछ दिन पहले रामनवमी का मेला लगा हुआ था। हम लोग बचपन से देखते हैं कि रामनवमी के मेले में प्रत्येक गांव में बहुत जुलूस नहीं निकलता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो रामनवमी का बड़ा विशाल जुलूस निकालने लगा। और जुलूस निकालने के पीछे में उनका मकसद राम जी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, बल्कि वे जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं और तमाम लोगों के हाथों में तलवार देना चाहते हैं। और तलवार लेकर के वो लोग जुलूस में जाते हैं, तलवार भाजते हैं। तो कहा था आपने हर हाथ को काम देंगे, लेकिन हर हाथ को काम तो दिया नहीं, उल्टे जिस हाथ को काम था उस काम को भी उस हाथ से छीन लिया और सब बेरोजगार लोगों के हाथों में आपने हथियार थमा दिया, तलवार थमा दिया कि मार काट करो और लोगों के बीच में नफरत और हिंसा का वातावरण। ये तो जुल्म है। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और गैर संवैधानिक कार्य करता हो, उसका नैतिक दायित्व तो नहीं है देश की सबसे बड़े प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा। तो हम लोग को कमाई भी चाहिए, हमारे हाथों में कलम भी चाहिए। तो हमारी पार्टी ने तय किया है कि पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए हम लोग जन अधिकार यात्रा निकालेंगे। ये जनता के अधिकार का मामला है। ये तीनों अधिकार हमारा संविधान हमको मौलिक रूप में दिए हुए हैं। हम अपने मौलिक अधिकार के लिए सरकार से दो हाथ लड़ेंगे, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो। हम दोनों सरकारों से दो हाथ करने के लिए हम आने वाले दिनों में जन अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उपाध्याय यादव जी के नेतृत्व में, और वो यात्रा प्रत्येक गांव से निकलेगी और गांव के लोगों को उनके अधिकार के बारे में हम लोग जन जागरण फैलाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान में जो आम आदमी को जो मालिक का होने का दर्जा दिया है, वो उनके भाव को जगाएंगे और उनके मुलाजिम, उनके नौकर जो कुर्सी पर बैठ कर इतराते हैं, उनको हम चैन से रहने नहीं देंगे। ये कुर्सी पर जो बैठे हुए, चाहे वो अफसर हो, चाहे नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपने मालिक के सेवा में उनको रहना होगा। दिन रात लोकतंत्र में जनता मालिक हुआ करती है और ये लोग जो हमारे मुलाजिम हैं वो भूल गए हैं कि हम अपने आवाम और मालिक की सेवा ठीक से नहीं करते हैं। आपके घर का नौकर अगर ठीक से काम नहीं करता है तो 2 मिनट में उसकी छुट्टी कर देते हैं, लेकिन आपने जिस नौकर को चुन करके भेजा है, अगर वो 5 साल तक भी ठीक से काम नहीं करता है तो क्या आपका जमीर नहीं जगता है कि उसको दोबारा नहीं जिताए? लेकिन ये क्या माहौल है कि जिताए जा रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, लेकिन हमारे बच्चों के हाथों में सिलेट के जगह पर, हमारे बच्चों के हाथों में कागज के जगह पर, कलम के जगह पर क्या है? उसके हाथों में रद्दी चूनने की टोकरी है, पॉलीथीन है, उसके हाथों में भीख मांगने का कटोरा है। कहां आप चले गए हैं? ये आपका अधिकार नहीं है कि जिन मुलाजिमों को आपने नौकर के रूप में बहाल किया है ब्लॉक में, जिस थाना में बहाल किया है पुलिस के रूप में, वहां जाने से भी आप डरते हैं। मेरा एक कमिंग सर कह करके उसके घर में घुसते हैं। ये कहाँ का नियम है कि मालिक को भी अपने घर में जाने के लिए पूछना पड़ता है अपने नौकर से? ये मैं आपका हाथ खोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ये पहला देश है जहां पर मालिक को अपने नौकर से पूछ करके अपने घर में एंट्री करना पड़ता है। मैं एक कमिंग सर आप जाकर के वीडियो को बोलते हैं और वीडियो साहब एकदम अपने किस मूड में रहते हैं कि आपको कुर्सी छोड़ के उनको रिसीव करना है, आपको सम्मान के साथ उनको कुर्सी देना है, थानेदार को अपने कुर्सी पर से खड़ा होकर के हमारे जनता मालिक को स्वागत करना है, थाना में उनको बैठाना है सम्मान के साथ। वो क्या रहा? ये सीधा बाबा साहब भीमराव के संविधान के साथ माखौल है। इस
जिनके लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी थी। बाबू वीर कुंवर सिंह ने इस दिन के लिए अपने प्राणोत्सर्ग नहीं किए थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस इसी दिन के लिए क्या फांसी के फंदे पर झूल गए थे। हमारे पुरखे जो अपने सीने पे अंग्रेजों की गोली खाते हुए ये तराना जब गा रहे थे कि कर चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। हमारे हवाले वतन को हमारे पुरखों ने दिया है। क्या इसी दिन के लिए दिया है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं? आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, आने वाली पीढ़ी आप पर थूकेगी, आने वाली नस्ल आपको सवाल करेगी कि हमारे पुरखे जो फिरंगियों से, गोरों से जिस आजादी को आपके हाथों में रखा, उस आजादी को आप सुरक्षित नहीं रख सके, हमारे भविष्य को आपने गर्द में मिला दिया। ये सवाल पूछना होगा आपको हर मुलाजिम से जो आपके टैक्स के कमाई से उसको वेतन मिलता है। आप जो गमछा खरीदते हैं, आप जो चावल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, इस सब से जो सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से आपके इस भारत सरकार, बिहार सरकार के कर्मचारियों को वेतन मिलता है। उसी से आपके मंत्री, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का वेतन मिलता है। आप मालिक है, आपको पूछने का हक है कि आपका पैसे का हिसाब ये चोर और चोट्टा क्यों नहीं दे रहा है। और जब तक आप जगेंगे नहीं, जब तक आप सवाल पूछना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपकी समस्या का अंत ठीक उसी तरह से नहीं होगा जिस तरह से जब तक बच्चा नहीं रोता है, उसको अपने कोख से जन्म देने वाली माँ भी उसको दूध नहीं पिला। बच्चा जब रोता है तभी अपने कोख से जन्म देने वाली माँ भी उसको दूध पिला। आपको भी चिल्लाना पड़ेगा, आपको भी सवाल पैदा करना पड़ेगा, तब इस देश में बैठे हुए गूंगे और बहरे लोगों को आपकी चीख और चिल्लाहट सुनाई पड़ेगी और तब जाकर के आपकी समस्याओं का अंत होगा। अगर कोई बांध नहीं बन रहा है और उससे दिन जिया के लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर कोई पुल नहीं बन रहा है उससे कई गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो केवल चचरी लगा करके, भट्टी लगा करके, अपना घर से पैसा लगा करके आप हर बरसात पर किसी तरह से तो चल लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? आपको एक तरह के सूत्र में बदलना पड़ेगा, जाति और धर्म की दीवारों को छोड़ना पड़ेगा और सब लोगों को मिलजुल करके ये सामूहिक सवाल होता है, सामूहिक समस्या होती है, उसको उठाने के लिए आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा, आपको डीएम के यहाँ जाना पड़ेगा और उसका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा, तब आपकी समस्याओं का समाधान हो। बिना लड़ाई के आपको कोई भी समस्या का निदान नहीं होने वाला, तो लड़ने का संकल्प लेना होगा। आज मधुआपुर प्रखंड के इस बैरवा गांव के लोगों से और हम अपने पार्टी के साथियों से ये कहना चाहेंगे, हमारे पार्टी के साथियों का ये नैतिक दायित्व बनता है, जब हमारे नेता पूरे बिहार में 24 घंटा में 22 घंटा वो सड़क पर रहते हैं, मात्र 2 घंटा वो सोते हैं, 22 घंटे में लोगों के बीच में रहते हैं, या तो लोगों के बीच में रहेंगे नहीं तो चक्का पर रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, यहाँ से वहां जाने में उनका समय जाते ही रहता है। जब वो इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग कम से कम 6 घंटा 7 घंटा भी मेहनत करके अपने आसपास के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ाई का वातावरण को जरूर बना सकते। और जब आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लड़ाई का महत्व आपके लोगों के बीच में जाएगा और उसका पुरस्कार आपको मिलेगा। काम करने वाले को, मेहनत करने वालों को लोग मजदूरी देते हैं और मिलता है। ये देश ऐसे कृतज्ञ लोगों का देश नहीं है जो मेहनत करा करके उसको मजदूरी नहीं देते। ये बहुत कम ऐसे घटिया किस्म के इंसान इस देश में है जो मेहनत कराने के बावजूद भी मजदूरी नहीं देते हैं। अधिकांश लोग मेहनत करने वाले को मजदूरी देते हैं। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत और मजदूरी करनी पड़ेगी और जनता हमारी मालिक है, वो मालिक की तरफ से आपको जरूर मजदूरी मिलेगी और एक दिन सुबह जरूर खूबसूरत होगा और ऐसे सुबह की हम
प्रतीक्षा में हैं। उस सुबह के उजाले में हमारा बच्चा अपने हाथ में रद्दी चूमने वाला टोकरी नहीं रखा हो, बल्कि उसके हाथ में एक बढ़िया किताब हो और वो स्कूल में गाता हुआ भारतीय संविधान की दुहाई लेता हुआ गांव में अपने बगल के स्कूल में पढ़ेगा, जहां पर हर विषय के विद्यार्थी अच्छे अच्छे विषय के शिक्षक होंगे और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलेगी। और हमारे बीमार भाइयों को इलाज कराने के लिए अपने घर के कीमती सामानों को, अपने घर के बहू और माताओं बहनों के गहनों को, अपने खेतों को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि मुफ्त में इलाज मिलेगा। हम उस दिन की तलाश में हैं कि हमारे तमाम बेरोजगार नौजवानों को मांगने से पहले उनको नौकरी मिलेगा और मांगने से पहले उनके हाथों में काम मिलेगा। हम ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए संकल्पित हैं और ऐसी व्यवस्था का निर्माण हम लोग करेंगे। यही हम संकल्प के साथ आज इस गांव में बैठे हुए लोगों के साथ हम संकल्प लेना चाहते हैं। ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है और हम इस लड़ाई में केवल अपने बलबूते पर जीत नहीं सकते हैं। ये लड़ाई आप सब लोगों की है और जब तक हमारा कदम आपके कदम से नहीं मिलेगा, हमारा स्वर आपके स्वर से नहीं मिलेगा, हमारा पसीना आपके पसीने से नहीं मिलेगा, हमारा खून आपके खून से नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं इसी तरह का शुरुआत हो, इसी तरह का शुरुआत हो तो निश्चित रूप से रात कितनी भी काली क्यों नहीं हो, रात कितनी भी अंधेरी क्यों नहीं हो, लेकिन सुबह जरूर होती है, सुबह जरूर आता है। हम उसी सुबह के इंतजार में आप तमाम लोगों से विदा चाहते हैं। आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे नहीं, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आपके हर दुख और दर्द में हम आपके शागिर्द बनना चाहते हैं, हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। हम आपके साथ नहीं बल्कि हम आपके पीछे चल करके, हम आपको आगे रख करके आपकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। हमारा साथ दीजिए। जय जगदीश, जय पप्पू यादव, जय